शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांव में एक परिवार के साथ अपराधियों ने की लूटपाट। भीखी जंगल में हुई यह घटना। लूटपाट के दौरान परिवार के साथ हुई मारपीट। थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। डॉक्टर नूतन लाल पर एक मरीज के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पचंबा थाने में दिया गया आवेदन। इधर डॉक्टर लाल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बताया बेबुनियाद। बदडीहा कोविड वार्ड के नोडल ऑफिसर बनाए गए आईएएस सैयद रियाज अहमद। व्यवस्था हुई दुरुस्त। बेहतर खान पान योगा के साथ साथ शुरू कराया गया है हेल्प डेस्क। मरीज डेस्क में करा सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज। और युवा कांग्रेस ने बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किया गया नमन। कांग्रेसियों ने बताया उनके जाने को अपूरणीय क्षति। और अब खबरें विस्तार से। मरकच्चो स्थित लोहड़ियो गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान अपने परिवार के सदस्यों के साथ पेहरा अपने समधी के घर उनसे मिलने व उन्हें पैसे लौटाने जा रहे थे। इसी दौरान भिखी के जंगलों के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें घेरकर लूटपाट व मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना में लुटेरों ने 31,000 रुपए नकद एवं कुछ जेवरात छीन लिए। साथ ही पीड़ितों के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। समधी से मिलने जा रहे परिवार के साथ अज्ञात लोगों ने दी लूटपाट की घटना को अंजाम। गांवा थाना क्षेत्र के भिखी के जंगलों में समधी को पैसे लौटाने व उनसे मिलने जा रहे एक परिवार के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने लूटपाट व मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मामले की लिखित शिकायत गांवा थाना में की गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि मरकच्चो स्थित लोहड़ियो गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान अपने परिवार के सदस्यों के साथ पेहरा स्थित अपने समधी के घर उनसे मिलने व उन्हें पैसे लौटाने जा रहे थे। इसी बीच वे जब भिखी के जंगलों में पहुंचे तो वहां 3 अज्ञात लोगों ने उनकी बोलेरो को रोकने की कोशिश की, मगर वे आगे बढ़ते रहे। जिसके बाद कुछ दूर स्थित एक बस्ती के समीप 50 अज्ञात लोगों ने वाहन को घेर लिया और उन 3 लोगों के कहने पर उनके साथ मारपीट की व 31,000 रुपए नकद एवं कुछ जेवर छीन लिए। इसी बीच अज्ञात युवकों द्वारा उनके ऊपर धक्का मारने का आरोप लगाते हुए उनका बोलेरो का शीशा भी फोड़ दिया गया और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घायलों में वाहन चालक पप्पू यादव, मोहम्मद सुलेमान, सबीना खातून, गुलशन आरा, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद मुजाहिद के नाम शामिल हैं। बोला मेरा नाम सुलेमान हुआ। हम बच्ची का शादी सब किए तो पीहरा से हम पैसा दिए थे 31,000। वो पैसा हम पेड करने के लिए जा रहे थे 2 गवाह के साथ, 2-4 गवाह के साथ। तो भिखी जब जंगल में आए तो वहाँ पर 3 नौजवान हम लोग को अटैक किया। अटैक करने के बाद लपड़ चलाया, फाटक खुला था। वहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। बोल नहीं हम यहाँ से भागो, चलो देरी मत करो, भिखी चलो जल्दी, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ राहत होगा। और भिखी गए तो हमारे लाठी, डंडा, भाला, फरसा, टांगी सब लेकर के आ जाए। रुको 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 रुको, हम लोग रुक गए। रुक जाने के बाद जब तक के इधर से नौजवान तीनों पहुँच गया और पहुँचने के बाद मारो 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 साला बहुत गाली गलौज देते हुए मारा। और लेडीज़ जो था नथिया खींच लिया, पैसा था 31,000 वो खींच लिया, चैन था वो खींच लिया और हम लोग को मारा। ड्राइवर गाड़ी मालिक जो था उधर खींच के ले गया, गमछा फांसे लगा करके उसको फट मारने लगा। हमको 2-3 फट मारा, गर्दन सीधा नहीं हो रहा। सब जो अपराधी थे सारा बाइक से थे? उन तीनों बाइक से था। सिंगल बाइक से या सब एक ही था? सिंगल था, बाइक सिंगल था, तीनों एक ही में था। गांव में आप लोगों को बचाया नहीं? कोई बचाया नहीं, 2-4 बचाया पीछे, लेकिन वो लोग मारा था। बोला अब छोड़ दो भाई, बहुत हो गया, छोड़ दो, जाने दो जाने दो। तो हम लोग को भगाया। भगाने के बाद गाड़ी लो, पेट्रोल लो, गाड़ी जला देंगे भाई, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर आए बाबू जब तुम लोग भागो तो भागो। और वहाँ से हम लोग निकले तो बादी डी में ला करके हम लोग को राहत मिला। वहाँ बैठे ठहराए तो वहाँ पर 2-4 अंसारी भाई जुट गया, 2 ज़्यादा 10-20 जुट गया। वहीं पर जो लोग हम लोग को ठंडा किया, बचाया। वहीं से जो है सो सारा बातचीत हुआ। यहाँ प्रशासन के पास भी खबर आया, वहीं से सब वहीं खबर मिला। बदडीहा स्थित कोविड आइसोलेशन सेंटर से कोविड मरीजों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सेंटर का नोडल ऑफिसर प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद को बनाया गया।
जिसके बाद इन्होंने साफ सफाई की मॉनिटरिंग के साथ साथ खान पान की व्यवस्था को भी पूरी तरह से अपनी देखरेख में दुरुस्त करवाया। साथ ही मरीजों के लिए पतंजलि महिला समिति के द्वारा योगा क्लास भी शुरू कराया गया है। लगातार शिकायतों के बाद बदडीहा स्थित कोविड वार्ड की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। यहां रह रहे लोगों के लिए बेहतर खान पान की व्यवस्था के साथ साथ योगा और हेल्प डेस्क भी प्रारंभ कराया गया है। दरअसल पिछले दिनों यहां गंदगी और खान पान को लेकर कई तरह की शिकायतें जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद को सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाया गया। नोडल ऑफिसर की जिम्मेवारी संभालते ही इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। इस दौरान इन्होंने साफ सफाई की मॉनिटरिंग प्रारंभ की, साथ ही खान पान की व्यवस्था को भी पूरी तरह से अपनी देखरेख में दुरुस्त करवाया। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव भर्ती लोगों के लिए यहां पतंजलि महिला समिति के द्वारा योगा क्लास शुरू कराया गया है, ताकि वे तंदुरुस्त रहें और रोग से लड़ने में सक्षम बन पाएं। इस बाबत सैयद रियाज अहमद ने बताया कि सेंटर में एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसके तहत शिकायत पेटी रखी गई है। कोई भी व्यक्ति इस शिकायत पेटी में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। कोरोना को लेकर जिले के जो गिरडी के बदडीहा में जो ANM कोविड सेंटर है, वहाँ से जिला प्रशासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के अंतर्गत हमें उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया था। तो हमने और गिरडी के हेल्थ टीम ने मिलकर कुछ नई चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट की हैं, जैसे कि हर दिन साफ़ सफाई करना है, तो उसका रेगुलरली मॉनिटरिंग हो रहा है। उसी के साथ में खाने की जो कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो हमने खाने में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, नई चीज़ों के अच्छे से अच्छा खाना देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इनके मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से योगा का दैनंदिन योगा वहाँ पे चलाया जा रहा है। इसी के साथ में हमने कुछ शिकायत किसी को करना है तो एक हेल्प डेस्क हमने कोविड सेंटर में ही एस्टेब्लिश किया है, जिसका नंबर है 9431 943262। इस नंबर पे कोई भी फ़ोन करके कंप्लेंट कर सकता है। और इसी के साथ में जो भी चिकित्सा कर्मी हैं वो डेली के डेली जाकर दिन में 2-3 वक्त जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो भी किसी को शिकायत करनी होगी तो इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। गांवा प्रखंड के हरिजन टोला में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 11,000 वोल्ट का तार गिरने से किशोरी अनीता कुमारी घायल हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने से एक मवेशी की भी मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार तार के जर्जर होने व गिरने की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन विभाग मुखदर्शक बना रहा। इन दिनों लगातार गांवा प्रखंड में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। आलम यह है कि प्रखंड में बिजली की चपेट में आने से कहीं मवेशी की मौत हो जा रही है तो कहीं वोल्टेज ड्रामा के कारण घरों के सामानों को नुकसान हो रहा है। इस बार फिर विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना में एक किशोरी की जान बाल बाल बच गई, वहीं घरों में चारों तरफ आग लग गया। बताया गया कि गांवा के हरिजन टोला में 11,000 वोल्ट का मेन लाइन पास हुआ है, जो बुरी तरह जर्जर हो गया है और हर साल टूटकर गिर जाता है। और इसी कारण बुधवार की शाम व गुरुवार की सुबह 2 अलग अलग जगहों पर तार के गिरने से जमामो निवासी महेंद्र तुरी की 18 वर्षीय बच्ची अनीता कुमारी घायल हो गई व एक मवेशी की मौत हो गई। इसके साथ ही घर में चारों तरफ आग भी लग गया। घटना के बाद आनंद फानन में किशोरी के परिजनों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मियों पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पूर्व में भी कर्मियों को कई बार तार गिरने की सूचना दी गई थी और चूंकि हरिजन टोला घोर आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए वहां से 11,000 हाई वोल्टेज तार को हटाने की मांग की गई थी, मगर न तो अब तक उनकी मांगों को सुना गया है और न ही तार को बदला गया है, जिससे लोगों में चारों तरफ भय व आक्रोश का माहौल है। बर्तनों में सब करो हम देखो बुतरवा खिलाफ करो कहो कर गया नहीं तो रोदा से नहीं बेटे छोड़ देना मैं सभी बर्तनवा अब बर्तनवा में सल गला और चोट के गिर गए। क्या चीज गिर गया? लाइनिया गिरलो तार तरगिया गिरलो आए लगा 2 बड़ी गिर चुकले। कल 4 बजे में सुबह का तार गिरा है और आज 1 बजे गिरा है ये तार और बचिया का भी लग गया है करंट, एक बकरी भी मर गया है और घर में भी आग लग गया पूरा और खाट में भी लग गया है आग। सब जितना बिस्तर था उतना सारा चीज जल गया और 2 सिलेंडर भी आग लग। कितना हजार वोल्ट का तार गिरा? 11,000 का।
पिछले कई दिनों से गाँव प्रखंड के हरिजन टोला गाँव में 11,000 वोल्ट का तार पास किया गया है, ऊपर से कई सदियों से। लेकिन साल में कम से कम 30 बार से ज़्यादा ये तार गिर चुका है और कई लोगों का जान पे भी बन गया। कल के दिन में भी यहाँ पर तार गिरा, जिसके वजह से 7 लोगों की जान बच गई। सिलेंडर में आग लगा, करकेट जल गया, घर में आग लगा और आज भी वही घटना दोबारा हुई। आज भी इस एरिया में तार गिरा है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है और एक बकरी की मौत हो गई। और इस एरिया में अब हम लोगों का मांग है कि ये घनी आबादी क्षेत्र है, इस क्षेत्र से 11,000 वोल्ट का इस तार को हटाया जाए ताकि आए हुए दिनों में कोई गंभीर मामला। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने बरमोरिया में छापा मारकर देसी शराब के अड्डे को ध्वस्त किया और 150 लीटर अवैध चुलाई शराब, 100 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। पुलिस द्वारा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के बरमोरिया में छापा मारकर देसी शराब के अड्डे को ध्वस्त किया। इस दौरान 150 लीटर अवैध चुलाई शराब, 100 केजी जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। मौके से फरार प्रमोद साव, कुंजो साव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस छापामारी दल में आबकारी अवर निरीक्षक मोहम्मद गुफरान, सहायक अवर निरीक्षक निजाम खान सदलबल मौजूद रहे। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में फरार आरोपियों के विरोध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनवार थाना क्षेत्र के बिशनपुर में मुकेश कुमार तिवारी नामक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक का शव गांव के खेत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों ने गोविंद भुइयां पर हत्या की आशंका जताई है। धनवार थाना क्षेत्र के बिशनपुर में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। घटना को लेकर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया गया कि मुकेश कुमार तिवारी शराब का आदी था। बुधवार की शाम वह शराब पीने के लिए गोविंद भुइयां के शराब के अड्डे पर चला गया। परिजनों का आरोप है कि किसी बात को लेकर गोविंद से मुकेश का झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुकेश का शव गांव के एक खेत में पाया गया। आशंका है कि गोविंद ने ही मुकेश की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। वो कौन लगते हैं? भाई क्या नाम है उसका? मुकेश तिवारी। क्या हुआ था? वही मार के मतलब फेंक दिया गया था सर, धान के खेत में सर। कौन, कैसे, क्या हुआ? इस शराब पी के मतलब वो कैसे हुआ वो तो नहीं बता सकते हैं सर। जब भी हम लोग सूचना पाए वहाँ, जब हम लोग सब परिवार गए, सब भाई सब, तब हम लोग कहे देखे डेड बॉडी, तो हम लोग कहे जो तो जाके थाना में इंफॉर्मेशन कर दीजिए। तब उसी दरमियान में गोविंद भुइयां का पत्नी बोली सर जो बोली यहीं सेटलमेंट कर दीजिए। तो फिर हम लोग थाना फ़ोन किए, आए वहाँ से पुलिस सर, उसके बाद लाश को उठा के थाना ले गए। गोविंद भुइयां क्या करता है, क्या है वो? शराब बेचता है सर, शराब की दुकान वहीं है सर, झोपड़ी बनेले टाणे में सर। तो ये क्या आपका भाई शराब पीते थे? जी शराब पीता था सर। शराब पीने के चक्कर में झगड़ा हुआ? जी। कब हुआ ये? कल करीब ये घर से निकला 2 बजे के दरमियान था, 2 बजे 12 बजे के दरमियान घर से निकला था। शादीशुदा है? जी शादी है, 3 ठो बच्ची भी है इसका। 3 बच्चे हैं? जी बच्ची है, लड़की। खाद्य व्यापार शुरू करने से पहले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अब गिरिडीह में भी आवश्यक हो गया है, जिसे लेकर गिरिडीह अनुमंडल में खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 7 से लेकर 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप लगाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य व्यापार शुरू करने से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अब गिरिडीह में भी आवश्यक हो गया है। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना एवं 6 माह तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने दी। बताया गया कि गिरिडीह अनुमंडल में खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर 7 से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों यथा खुदरा व थोक विक्रेता, वितरक, मैन्युफैक्चरर्स, मीट मछली दुकान,
वधशाला, मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, फूड सप्लीमेंट बेचने वाली दवा दुकान, अल्कोहलिक पदार्थ की दुकान, कैटरर, कैंटीन एवं मेस, ट्रांसपोर्टर, डेयरी यूनिट, दूध विक्रेता, फल सब्जी दुकान, स्ट्रीट फूड वेंडर आदि से निर्धारित तिथि को ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। कहा कि वार्षिक रिटर्न 12 लाख से कम वाले खाद्य कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके लिए वे 7 से 9 सितंबर को अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह में आकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दे। 12 लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस की आवश्यकता है। इसके लिए वे 10 से 11 सितंबर 2020 को अनुमंडल कार्यालय खाद्य सुरक्षा शाखा गिरिडीह में आकर सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच अपना आवेदन जमा कर दे। आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए खाद्य सुरक्षा शाखा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मोहली चुहा निवासी दिलीप रजवार ने नगर थाने में आवेदन देकर पड़ोसियों के खिलाफ इन्हें और इनकी मां को घायल कर देने की शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत के अनुसार पड़ोस के कुछ लोगों ने लाठी डंडा लेकर इन दोनों पर जानलेवा हमला किया और गले से चांदी का चेन भी छीन लिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुहा निवासी दिलीप रजवार ने थाने में आवेदन देकर पड़ोसियों पर मारपीट कर इन्हें और इनकी मां को घायल कर देने की शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल इन दोनों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि ये अपनी जमीन पर बने मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तभी पड़ोस के रहने वाले दीपक रजवार, करण रजवार, शांति देवी, चमेली देवी, रिया देवी आदि लाठी डंडा लेकर पहुंची और इन पर हमला बोल दिया। इस दौरान गले में पहना इनका चांदी का चेन भी छीन लिया गया और ईंट मारकर इनका सर फोड़ दिया गया। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इनके अस्पताल आ जाने के बाद इनकी मां शारदा देवी के साथ भी पड़ोसियों ने मारपीट की। फिलहाल दोनों घायल हैं और सदर अस्पताल में इलाजरत है। बताया गया कि नगर थाना को इसकी शिकायत दी गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। उसको साफ सफाई कर रहे थे, जो नीचे चल गया था ना, क्या चीज़? वही देवता देवी पहले का था, वहीं पर था, तो सब घर बनाया ऊंचा ऊंचा सा, तो नीचे दब गया। कतला कूट जितना है, जूठा सकरी सब जाता है उसी में। उसको ऊंचा कर रहे थे बना के, सोच रहे थे बनाने के लिए कि ऊंचा करके बना देंगे तो मतलब सब फिर पूजा पाठ करेगा अपना। वही में आया सब लोग मारे। मौसी है, मौसी का लड़का, दामाद, उसका बेटी लोग। क्या नाम है? शांति देवी है, करण है, करण रजवार है, चमेली देवी, सुमन। कहाँ कराने वाले हो लोग? मोहली चुहा। आपका कहाँ घर है? मोहली चुहा। दोनों एक ही घर है, एक ही घर के गोतिया हैं दोनों। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप रजवार। कब हुआ ये जगह? कल हुआ 9 बजे के लगभग। निगम के उपमेयर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर निगम के सभागार में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान तेज गति से राजस्व वसूली, राजस्व वृद्धि आदि पर चर्चा की गई और योजना तैयार की गई। नगर निगम के सभागार में गुरुवार को उप मेयर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में निगम के राजस्व वृद्धि पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर नगर उपायुक्त राजेश प्रजापति समेत अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से कई तरह की गतिविधियां शिथिल पड़ी हुई थी। वहीं राजस्व अर्जन का काम भी सामान्य ढंग से चल रहा था, लेकिन अब अनलॉक 4 के बाद इस दिशा में प्रयास तेज किया जाएगा। बताया गया कि जल्द कर होल्डिंग टैक्स व अन्य विकास योजनाओं से राजस्व वसूली का प्रयास तेज किया जाएगा, ताकि निगम के कामकाजों को गति दी जा सके। बताया गया कि आज की बैठक में योजना तैयार की जा रही है और आगामी 10 सितंबर को इसकी समीक्षा की जाएगी। आज अभी जैसे कोरोना के कारण और जितना राजस्व नगर निगम को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है और उसके कारण बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। नगर निगम का विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और दुकान के माध्यम से मुख्य रूप से राजस्व नगर निगम को मिलता है, लेकिन अभी कोरोना के कारण और राजस्व जितना आना चाहिए नहीं आ पा रहा है और उसी को लेकर आज एक विभागीय बैठक नगर निगम के हॉल में हुआ और उसमें विभाग वाइज समीक्षा की गई
और जितना टैक्स आना चाहिए वो कैसे आवे, हमारा जो टारगेट है वो कैसे हमारा कलेक्शन हो, इस पर और विशेष रूप से चर्चा की गई और सबों को निर्देश दिया गया। हमने देखा कि वैसे लोग भी जो टैक्स देने में सक्षम हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, वैसे लोगों के पास भी और लाखों रुपए का टैक्स बकाया है और वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। उनको बैठक में निर्णय लिया गया कि उन लोगों को नोटिस किया जाए और उन पर दबाव बनाया जाए कि वो टैक्स जल्दी से जल्दी जमा करें, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही विषय मुख्य रूप से था और सारे लोगों को निर्देश दे दिया गया है। उन लोगों ने कहा भी है कि जो भी टारगेट हम लोग को दिया गया है उसका हम लोग और पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर एक समीक्षा बैठक आगामी 10 तारीख को होगी, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें हम कहाँ तक सफल हुए और लक्ष्य की प्राप्ति अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उस दिन भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जो लोग इसमें लापरवाही बरतेंगे कार्य में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। यही मुख्य रूप से बैठक। इस बैठक में कौन कौन मुख्य रूप से उपस्थित था? बैठक में हमारे नगर आयुक्त और विभाग के जितने भी विभाग के पदाधिकारी थे और टैक्स कलेक्शन से संबंधित जो भी हमारे कर्मी थे, सारे लोगों को बुलाया गया था और सारे लोगों से आउटपुट लिया गया। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के बुलाकी रोड निवासी गुलाम मुस्तफा ने पचंबा स्थित नवदीप नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर नूतन लाल पर धोखाधड़ी एवं लापरवाही कर मरीज की जान से खेलने का आरोप लगाया है। इधर डॉक्टर नूतन लाल ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप सरासर गलत है। ऑपरेशन उनके सहयोगी चिकित्सक ने किया था और इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई थी। नगर थाना क्षेत्र के बुलाके रोड निवासी गुलाम मुस्तफा ने शहर के पचंबा स्थित नवदीप नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर नूतन लाल पर धोखाधड़ी एवं लापरवाही कर मरीज की जान से खेलने का आरोप लगाया है। इस संबंध में गुलाम मुस्तफा ने पचंबा थाना में लिखित आवेदन देकर डॉक्टर नूतन लाल पर कार्रवाई की मांग की है। गुलाम मुस्तफा व परिजनों ने बताया कि 30 अगस्त की दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपनी पत्नी शाहिस्ता अख्तर को डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्टर नूतन लाल के पास उनके क्लिनिक नवदीप नर्सिंग होम लेकर आए थे और अपनी पत्नी को वहां एडमिट करवाया। एडमिट करवाते ही वहां मौजूद कर्मियों के द्वारा उन्हें डराकर ऑपरेशन कराने का दबाव बनाया गया। फिर ऑपरेशन थिएटर में उनकी पत्नी को ले जाया गया, जहां 2:20 पर उनकी एक बच्ची हुई। इसके बाद वहां मौजूद नर्स ने बच्ची को लाकर दिखाया। जब इन लोगों ने मरीज को बाहर लाने की बात कही तो नर्स के द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। इसके बाद करीब 4 घंटे के बाद कंपाउंडर के द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी की हालत सीरियस हो गई है, खून का इंतजाम करें। इसी दौरान पता चला कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर नूतन लाल ने नहीं बल्कि किसी अन्य सहयोगी के द्वारा किया गया है, जिसके बाद उनकी पत्नी सीरियस हो गई। बाद में वह मरीज को धनबाद स्थित अशरफी हॉस्पिटल ले गए। वहां इलाज के दौरान पता चला कि ऑपरेशन के दौरान गलत जगह ब्लेड लग गया और फिर उसे स्टिच कर दिया गया। क्या हुआ था, क्या मामला क्या हुआ? ये 30 अगस्त को हमारे वाइफ को डिलीवरी पेन हुआ है, तो इससे पहले ये डॉक्टर शीला वर्मा की डायग्नोसिस चल रहा था। तो हमने डॉक्टर शीला वर्मा के यहाँ गए और मैडम के बारे में तहकीक किए तो मालूम हुआ मैडम आउट ऑफ स्टेशन है। तो सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल था। तो बगल में डॉक्टर नूतन लाल थी और तो हमें सारे लोग से अपना डिस्कस किए कि अच्छी डॉक्टर नहीं है, MS है गहनों में, आप वहाँ चले जाओ। तुरंत पेशेंट को अपना जो है चले गए नूतन लाल गया डॉक्टर नवदीप के लिए। तो हमने पेशेंट को वहाँ ले जाकर एडमिट कराया। फिर वो जैसे आई नर्स वगैरह लेके चली गई अंदर में, आई तो बोली तुरंत आपको ऑपरेट करना होगा। तो बोले क्या मामला है, BP पल्स क्या है, बताइए आप उसको डॉक्टर से मिलाइए। नहीं मैडम बोल दी है तो आपको अभी ऑपरेट करवाना होगा। तो हम बता क्या नहीं करता, हमने बोले ठीक है मैडम बोल दी है तो आप करवाइए। तो आपको इतना बोले सुन लो पैसा जब लेना है, आपको रिपोर्ट करवाना होगा। बोले मैं एक्चुअली क्या है, मैं भी इसी लाइन से रिलेटेड हूँ, मेरा सारा रिपोर्ट अवेलेबल है। आप हेमोग्लोबिन जो BT-CT प्री ऑपरेट हो कर लो, नहीं HIV HCV वगैरह सब कुछ करवाना होगा। फिर बोले चलो जो यार वो भी करवा लो।
ताकि मेरा पेशेंट को हमको मेन देखना था। फिर कुछ देर के बाद वो मेरा बच्चा मसाला इशू हो गया और उसके बाद हम लोग सारे फैमिली वाले सब बैठे रहे कि पेशेंट को आप दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए। बैठिए 10 मिनट 15 मिनट करते लगभग 4-5 घंटा ये लगा दी। एक बार वहाँ से कंपाउंडर निकलता है, बोलता है क्या कि आपके पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं बोला यार ब्लीडिंग तो अपनी जगह है, मेडिकल इशू है, तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, मैं अपना प्रिपेयर कर लेता ब्लड। तो वो बोला कि नहीं आप अभी मत कुछ बोलिए। बड़ा रफली हमसे बात किया। तो इसी बीच में हमने सदर हॉस्पिटल में अपने दोस्त से कंसल्ट किए, उसने उन्हें मेरा जो है AB पॉजिटिव ब्लड दिया। अभी का रिपोर्ट मेरा सडनली जो है नॉर्मल है। और अगर आपको ऐसा क्रिटिकल लगा तो आपको केस नहीं लेना चाहिए था। हम रांची अपना मूव कर जाते, कहीं और सेकेंडरी जगह में चले जाते हैं। आपको जब ये लग रहा है ये मामला दूसरा है, बहरहाल हमको पेशेंट देखना, मेरा पेशेंट हमको ये हैंड ओवर कीजिए, हम अपना लेके निकल रहे हैं। बोल ठीक है आप, हमने उसको ये भी बोला कि एक्चुअली मैडम हमारा रांची में सारा कंसल्टेंट, मैं खुद रहा हूँ रांची में। तो बोले कि नहीं आप इतना भी टाइम नहीं है कि आप रांची जा सके, आप धनबाद चले जाइए। लास्ट में जो है हम लोग जो है हमारे साथी लोग, हमारे घर वाले जो थे दे करके बच्चे के साथ जो है ये एम्बुलेंस में ही एक यूनिट बड़ी हॉस्पिटल से लेकर के वो डिलीवर करते हुए हमने जो है तुरंत मूव करके वहाँ असरफी हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद भी फिर हमारे कंसल्टेंट में डॉक्टर लोग रहे थे, उनसे फिर कंसल्ट किए। तो उनके थ्रू फिर डॉक्टर SK दास से फिर कंसल्ट हुए, तो उन्होंने फिर पेशेंट को कोविड का जाँच होने के बाद लिया। फिर जाते साथ पेशेंट के फिर हमने डॉक्टर से मिला। डॉक्टर बोले पेशेंट आपको बहुत क्रिटिकल है, ये क्या हुआ है अंदर में कुछ ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो गया, एक अलग जगह जो है कुछ ब्लीड वगैरह लग गया है। और जो इन लोग को पता नहीं चला ऊपर से स्टिच कर दिए। और स्टिच करने वाले लोग 3 घंटा 4 घंटा जब ब्लीडिंग नहीं रुका है तब ये चीज़ बताइए। और डॉक्टर से फिर हमने वहाँ के जो सीनियर गायनोलॉजिस्ट है उससे फिर कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि लगभग इतना हाथ से इशारा करके बताया इतना अच्छा आपका ब्लड जमा हुआ था, बस यही आप टाइम पे पहुंच गए। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि दोबारा ब्लीड नहीं हो, हमने सारा कुछ कर दिया। बहुत से लोगों की दुआ रही, अल्लाह के फजल से फिर क्या है ना ब्लीड रुका रहा, मेरा पेशेंट अब रिकवर जाके हुआ है। मतलब नूतन लाल जी के यहाँ आप लोग गए थे तो उनके द्वारा नहीं ट्रीटमेंट? नहीं, डॉक्टर नूतन लाल अवेलेबल नहीं थी। हमने कई बार उसे वहाँ के स्टाफ से बोला यार डॉक्टर से हमको मिलाओ, हाँ कौन है क्या है नहीं है। तो बोले नहीं आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किससे आखिर वो ऑपरेशन करवाई? कोई ओल्ड एज की लेडीज थी, हमको कोई नहीं उसके बारे में हमको मालूम नहीं है। इधर इस मामले में डॉक्टर नूतन लाल ने कहा कि मरीज और उनके परिजनों का आरोप सरासर गलत है। इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती गई थी और पैसे लेने का आरोप भी निराधार है, क्योंकि उनसे सिर्फ दवा का पैसा और फीस ही लिया गया था। उन्होंने कहा कि वे उस दिन हॉस्पिटल में नहीं थी और उनके सहयोगी चिकित्सक ने ऑपरेशन किया था। देखिए, मैं 15 अगस्त को दोपहर में OPD करने के बाद रेस्ट में चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोरोना पॉजिटिव निकला था, इसलिए मुझे आइसोलेशन में रहना था। इसलिए मैं उस दिन के बाद से OPD मेरा टोटल बंद था। और लेकिन इमरजेंसी जो है डॉक्टर कमला सिन्हा द्वारा किया जा रहा था ऑपरेशन, और जो भी डिलीवरी वगैरह उनकी देखरेख में 15 दिन से काम चल रहा था। 30 अगस्त को दोपहर में ये पेशेंट आई साइस्ता अख्तर, जिनका कि केस था पहले से पहला एक बड़ा ऑपरेशन था और प्लस इनका प्लेसेंटा प्रीविया था। प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें कि लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा लगता है, जिसमें कि PPH यानी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। ये सब लोग जानते हैं, इसकी जानकारी भी उनको दे दी गई थी। और इसकी भी जानकारी उनको थी कि मैं रेस्ट में हूँ और मेरे बिहाफ में डॉक्टर कमला सिन्हा जो कि एक डिग्री होल्डर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है वो काम कर रही हैं। और लगभग 2:20 में बेबी आउट हुआ और ऑपरेशन के लगभग 1 घंटा तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास में उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, PPH जिसको हम लोग कहते हैं। और उनको सारा दवाई दे करके हम लोगों ने उन्हें रेफ़र कर दिया धनबाद शफी, जहाँ पर कि उनका इलाज अभी भी चल रहा है और पेशेंट अभी ठीक है। यहाँ से जाने के बाद लगभग 24 घंटा के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने डिसीजन लिया लैप्रोटोमी करने का। ये उनका अपना डिसीजन था। और हम लोग लेकिन लगभग 5 बजे उनको यहाँ से 1 यूनिट ब्लड लगा करके रेफर कर दिए, वो निकल गई यहाँ से। मैडम उनका स्थिति कैसे बिगड़ी थी? अभी ठीक है वो। उस समय स्थिति कैसे बिगड़ी? उस समय भी स्टेबल थी। पेशेंट
यही था कि बहुत ज़्यादा ये था, क्रिटिकल कंडीशन में नहीं भेजे हम लोग। पेशेंट उस समय भी 140/90 BP था उनका और ब्लीडिंग हो रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग था, जिसकी वजह से हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर गिरिडीह में ICU का फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन करना सही नहीं समझा और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। और वहाँ पर समझ लीजिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में 24 घंटा रहने के बाद ही डिसीजन लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ 24 घंटा देख रेख में रखा गया तो उनका कंडीशन सही होगा, तभी वो 24 घंटा रहने के बाद वो लोग डिसाइड किए दोबारा। कमला सिन्हा से आप उनका ऑपरेशन करवाए, क्या उनको डार्क में रखा गया था या उनको बता दिया गया? हम लोग डॉक्टर कमला सिन्हा से जो भी इधर 15 दिन मीन्स की 15 अगस्त के बाद से जो भी केसेस हुआ है सब में रिटर्न कंसेंट लेते हैं कि आप डॉक्टर कमला सिन्हा द्वारा ऑपरेशन की अनुमति ले रहे हैं। इसके अलावा मैडम आपके पेशेंट आपका अकाउंट पर पैसा देने का भी बात कही गई, इस पर क्या करें? यहाँ पर उन्होंने 3000 रुपये काउंटर में जमा किया था और 1400 रुपया समथिंग एंटीबायोटिक का, जो कि 7 डेज़ का एंटीबायोटिक 7-8 डेज़ का एंटीबायोटिक का हम लोग एक बार में वो परचेज़ करवाते हैं, उसका था। और बाकी उनका जिस समय वो रेफ़र भी हो रही थी तो उस समय भी किसी तरह का पैसे का डिमांड नहीं किया गया और उनको टाइमली सेफ जगह पे पहुंच जाए, हम लोग उसको पहले ध्यान रखते हुए उनको रेफ़र किए। टोटल उनका जो भी पैसे का रेट है वो बस इतना ही है। इसकी शिकायत थाने में भी की है, पचम्बा थाने में, उसको क्या करें? देखिए ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये पेशेंट पार्टी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं चाहता है कि आपका पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत हो। अगर वो होता है तो कुछ तो एंटिसिपेटेड फैक्टर्स रहता है, जैसे कि इस केस में प्लेसेंटा प्रीविया है। किसी भी नॉन गायनेकोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होता है क्या डिलीवरी के बाद, तो हर कोई बोलेगा कि ये इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसमें वो आरोप और ये बात उनको जानकारी दिया हुआ था। ये उसमें आरोप लगा रहा था कि गलत जगह किसी अन्य जगह मतलब ब्लेड लग जाने की वजह से। देखिए ये एक लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकल टर्म में इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता। ब्लेड कहीं लग जाएगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। जब बच्चेदानी नहीं सिकुड़ने लगता है उसको PPH बोलते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। प्लेसेंटा प्रीविया में PPH होना एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ब्रेडेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये एक वेल नोन ब्रेडेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है PPH होना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कलाली टोला में चापानल से पानी लेने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस बाबत दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कलाली टोला में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष से कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया गया कि एक पक्ष के पुरुषोत्तम कुमार अपने आवासीय परिसर की 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे थे। इसी दौरान पास के चापानल से इनके कामगार पानी लेने के लिए गए, जिसे स्थानीय लोगों ने रोक दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनातनी हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कई लोगों को पूछताछ के लिए थाना ले गई। इस दौरान एक पक्ष की महिलाओं ने कहा कि चापानल से पानी बहुत कम आता है, जिसे लोग पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य के लिए पानी दे पाना संभव नहीं था। इसी का विरोध करने पर पहले पक्ष ने मारपीट की है। लगा हुआ है तो काम दीवार गिर गया है उसका घर में, तो दीवार दे रहे थे। तो यहाँ एक चापाकल है, पूरा बस्ती में एक ही चापाकल है। तो चापाकल में हम लोग पानी पीते हैं, 4 डिब्बा मुश्किल से निकलता है पानी। तो इनके घर में दीवार जब हम लोग पीने का नहीं होता है तो हम कहाँ से दीवार में इसका घर बनाने के लिए पानी कहाँ से हम लोग दे सकेंगे। उसके बाद चापाकल में खराब भी होता है तो 20 रुपया 30 रुपया का चंदा भी लगता है, तो ये लोग देने नहीं चाहता है।
उसके बाद फिर ऊपर से आ करके यहाँ पर गाली गलौज मेरे घर में करके गया, हम लोग को, लेडीज़ लोग को। मेरा सास को भी गाली ईंटा उठा करके उसका बेटा मारने के लिए आया था। उसके बाद बोलता है, बात बात में धमकी देता है कि सहवादी का आदमी है, आ जाएगा, सहवादी को बुलाएंगे, सहवादी को बुलाएंगे। तो हमेशा ये लोग धमकी दे करके रहता है उसका। हाँ, अभी 4 आदमी बुला करके लाया था। हम लोग को घर में हम लोग नहीं थे, मेरा सास लोग को पूरा धमकी दे करके गया, गाली गलौज करके गया। अभी क्या था, क्या नाम था उन लोग का? नाम क्या है? वही पुरुषोत्तम का बेटा था, पुरुषोत्तम था, और उनका भैंसुर का नाम मालूम नहीं। हम लोग कल बर्तन मांज रहे थे, तो उसके बाद वो जो आया दूगो उसका भैंसुर, उसके साथ एक बोला था, हमको मालूम नहीं, चिन्हबो नहीं करते थे। आगे पूरा गाड़ी आने लगा, कहाँ ठाकुर है, बोलिए कहाँ है, पानी रोका है, हम उसको पुलिस में कंप्लेन करेंगे या करेंगे। पूरा गाड़ी आने लगा, हम तो डर गए थे कि थोड़ा शाहबादी का आदमी है क्या, हम कभी देखे नहीं थे, इसीलिए हम थोड़ा डर गए थे। हम नहीं बोले कि हम अब क्या बोले, फिर भी डर से बोलने लगे कि कुछ तो नहीं, हम लोग पानी पीने नहीं मना किए हैं, घर बना रहे हैं, हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग को पानी नहीं है, एक ही को चापाकल है, हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं मिलता तो हम लोग तालाब जाते, बोले भी तालाब जाते पानी पीने लगे, तो तालाब से नहीं मिलता, हम लोग पीते हैं, नहीं तो कभी इधर कुम्हार पट्टिया, इधर से हम लोग पानी पीने वाला लाते हैं। ये लोग अपना किया है, कभी देता है कभी नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हम बोले कि पानी आप लोग टैंकर से मंगा के काम कीजिए, पानी पीने वाला है, इसको मत यूज कीजिए, इतना ही तो बात बोले। वही उसके बाद ईंटा उठाया, उसका बेटा जो है, क्या नाम है, आकाश, वो ईंटा उठाया, देखेगी मारेगी, तो हम कहे कि देखिए कितना ये आवारा है, तो मेरा बेटा जैसा है, तो तुम हमको ईंटा चलेगा। हम भी उसको मतलब बोल के हम हट गए कि मेरे बहू लोग है नहीं, तो हमें कल हम क्या करेंगे, उससे लड़ पाएंगे कि, यही सब इतना बात हुआ। हम वहीं दूसरे पक्ष के युवक ने बताया कि उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने रोड़ेबाजी की है और मारपीट के साथ साथ अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। सल्टाने गए मेरे पापा, बड़े पापा, तो उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको मारने की धमकी मिला, तो उसके बाद हमारे पिताजी और मेरे बड़े पापा गए उन्हें समझाने। उसके बाद उन लोगों ने पत्थर से मेरे पापा का सर फाड़ दिया, और उसके साथ बड़े पापा के साथ हाथापाई की। उसके बाद घर पे पत्थर चलाया और ठीक है, उसके बाद बोला गया कि तुम पे मानहानि का केस चला देंगे उन लोगों के द्वारा, और हम लोग को बहुत मारा गया। बोला गया कि हमको काट देगा। मेरी बहन के साथ किसके द्वारा काटा गया? पेड़ का हमें नहीं पता, पेड़ हमारे पिताजी पूछेगा। कब काटा है पेड़? आज काटा। इसका परमिशन लिया गया था? वो हमें नहीं पता। हमको हमारी बहन को मारने की धमकी दिया, हमको मारने की धमकी दिया गया है, काटने का। गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में पत्थर के कारोबार का उद्भेदन करते हुए वन विभाग की टीम ने पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वन विभाग की टीम को देखते ही धंधेबाज ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गए। इस बाबत रेंजर विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि अवैध कारोबारियों पर विभाग की पैनी नजर है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वन विभाग की टीम ने गश्त करते हुए मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में अवैध पत्थर के कारोबार का उद्भेदन किया और पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम जसपुर पहुंची तो वहां कुवार्ज पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को देखा। वन विभाग की टीम को देखते ही धंधेबाज भागने में सफल रहे। इस दौरान ट्रैक्टर को विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया और उसे मोहनपुर स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर ले आई। गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया। इस बाबत रेंजर विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि अवैध कारोबारियों पर विभाग की ओर से नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान गश्ती दल की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे भी इस मामले में जाँच पड़ताल की जाएगी। कुछ नहीं, वनगश्ती के दौरान जो है जसपुर जंगल में पत्थर लोड करते हुए ट्रैक्टर पकड़ाया है, उसको सीज करके जब्ती करके और सीजीएम के यहाँ ये केस को दायर कर दिया गया है। अब आगे इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई होगी, उसके अनुसार है इस पर बनवाद दायर कर दिया गया है। कहाँ से गाड़ी पकड़े गए थे सर? जसपुर से। कितना गाड़ी थे सर? एक। किनका था गाड़ी सर? देव कुमार साहू। देव कुमार साहू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद हुआ। यूथ कांग्रेस की ओर से बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनकी मृत्यु को एक अपूरणीय क्षति बताया। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में यूथ कांग्रेस की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।
मौके पर दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नमन किया गया। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मौके पर जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, गोरू खान, आयुष सिन्हा, सच्ची यादव, पीयूष यादव, अमित सिन्हा, मोती खान, सैफी समेत अन्य कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान अगुआ नेताओं ने कहा कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी न सिर्फ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बल्कि राजनीति के उच्च पायदान पर रहते हुए उन्होंने संगठन और समाज को खींचने का काम किया। उनकी कमी को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल है। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुख का समय है। ये वित्त एवं विदेश मामलों के इनसे बड़ा जानकार आज तक कोई नहीं रहा है भारत में, और इनके जाने से भारतवर्ष को काफ़ी क्षति हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोग आज इनको श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ करें। बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो हमारे कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता और एक कहा जाए कि कांग्रेस के स्तंभ थे, वो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। इनकी कमी हमेशा खलेगी, कांग्रेस पार्टी की खलेगी, हम लोगों को खलेगी, क्योंकि ये हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में इनने हम लोगों का मार्गदर्शक किया और हमेशा से ही एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य युवाओं के लिए इन्होंने सोचा था। पर अब इनके देहांत के बाद इनके राह पर चलने की हम लोगों ने सबने प्रतिज्ञा ली है और इनके आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये सम्मेलन रखा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा में एक परिवार के साथ अपराधियों ने की लूटपाट। भीखी जंगल में हुई यह घटना। लूटपाट के दौरान परिवार के साथ हुई मारपीट। थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। डॉक्टर नूतन लाल पर एक मरीज के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पचंबा थाने में दिया गया आवेदन। इधर डॉक्टर लाल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बताया बेबुनियाद। बदडीहा कोविड वार्ड के नोडल ऑफिसर बनाए गए आईएएस सैयद रियाज अहमद। व्यवस्था हुई दुरुस्त। बेहतर खानपान, योगा के साथ साथ शुरू कराया गया है हेल्प डेस्क। मरीज डेस्क में करा सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज। और युवा कांग्रेस ने बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किया गया नमन। कांग्रेसियों ने बताया उनके जाने को अपूरणीय क्षति। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।